हेलो दोस्तों, आज हम जिस शो के बारे में बात करने जा रहे हैं उस शो का नाम है द वायर। द वायर को प्रेसिडेंट ओबामा ने अपना फेवरेट शो बोला है। तो चलिए देखते हैं इस शो में ऐसा क्या है जिस वजह से ये प्रेसिडेंट ओबामा का फेवरेट शो था। शो 5 सीजन में डिवाइडेड है और टोटल 60 एपिसोड्स हैं। द वायर में सारा फोकस होता है बॉल्टिमोर सिटी पर, जहाँ पे ड्रग्स और पुलिस के बीच में जो वॉर चल रही होती है उस चीज को दिखाया गया है। मैंने इस शो के पूरे कंप्लीट 5 के 5 सीजन देखे हैं, तो आज मैं इस शो का रिव्यू करने जा रहा हूँ। द वायर का फर्स्ट सीजन शुरू होता है एक मर्डर से, जिसमें डीएंजलो बार्क्सडेल नाम का एक बंदा फंसा हुआ होता है और उस पे वो मर्डर चार्जेस होते हैं। लेकिन तभी एक डिटेक्टिव निकल के आता है जो एक नाम बताता है एवॉन बार्क्सडेल, जो इन सारे ड्रग लॉर्ड्स का बिल्कुल एकदम किंग पिन होता है और जो बॉल्टिमोर सिटी में ड्रग सप्लाई कर रहा होता है, और ये नाम किसी ने सुना भी नहीं होता। तो ये चीज सुन के सभी के होश उड़ जाते हैं कि यहाँ पे किंग पिन है और वो पूरे इस चेन को मतलब कंट्रोल कर रहा है। तो यहाँ पे एक टीम फॉर्म की जाती है जिसका नाम होता है मेजर क्राइम्स, और उसमें अलग अलग ऑफिसर्स को लिया जाता है, कुछ डिटेक्टिव्स को लिया जाता है, कुछ पुलिस ऑफिसर्स को लिया जाता है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से। और इस टीम का काम होता है कि ये पता लगाए कि ये एवॉन बार्क्सडेल है कौन। किसी को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता होता, किसी ने इसको देखा नहीं होता, किसी ने इसके बारे में सुना नहीं होता, तो इसका पता लगाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है मेजर क्राइम्स के लिए। तो मेजर क्राइम्स में जो मेंबर्स होते हैं उनका नाम होता है हमारे लीड जिमी मैकनॉल्टी, सेड्रिक डैनियल्स, कीमा ग्रेग्स, हर कार्वर, लेस्टर फ्रीमन और प्रेस ब्लूस्की। ये सारे डिटेक्टिव्स और पुलिस ऑफिसर मिलकर पता लगने की कोशिश करते हैं कि ये एवॉन बार्क्सडेल कौन है और उसका मकसद क्या है। तो उसके लिए ये सब उस पर वायर टैपिंग करते हैं। उसकी पूरी जो गैंग होती है उसको हर मिनट हर सेकंड उन पे सर्वेलेंस बनाए रखते हैं और उनको फॉलो करते हैं बहुत दिनों तक, बहुत महीनों तक, ताकि उनका पता लग सके, उनके पैटर्न को पता लगा जा सके। ये तो बात हो गई मेजर क्राइम्स की। लेकिन मेजर क्राइम जिस आदमी के पीछे पड़ा होता है एवॉन बार्क्सडेल, उसके साथ एक आदमी होता है जिसका नाम होता है, जो मेरा फेवरेट कैरेक्टर है द वायर में, स्टिंगर बेल। वो आदमी है जो हर चीज को बिजनेस की तरह देखता है और बिल्कुल लेजिट तरीके से सब कुछ हैंडल करता है, और वो इतना ज्यादा स्मार्ट होता है कि वो पुलिस के हाथ लग ही नहीं पाता। एक टाइम पे जब एवॉन बार्क्सडेल को अरेस्ट कर लिया जाता है सीजन के फिनाले एपिसोड में, लेकिन तब भी स्टिंगर बेल के खिलाफ एक भी एविडेंस नहीं मिलता कि वो भी इन सब चीजों में शामिल है। बिल्कुल दिमाग से खेलने वाला जो प्लेयर होता है, जैसे चेस में जो क्वीन होती है, वो रोल स्टिंगर ने निभाया है इस पूरे सीरीज में। जो शो का जो लीड है जिमी मैकनॉल्टी और जो मेजर क्राइम्स को लीड कर रहे होते हैं लेफ्टिनेंट डैनियल, उन दोनों के बीच में हमेशा भड़क चल रही होती है कि चेन ऑफ कमांड्स को मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए। कि एक तरफ जिमी मैकनॉल्टी भाई किसी की नहीं सुनता, वो डिटेक्टिव है जो सिर्फ अपने मन की करता है और वो केस सॉल्व करने के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन वहीं उसके बिल्कुल ऑपोजिट जो डैनियल्स होता है, जो लेफ्टिनेंट डैनियल्स होता है, वो सिर्फ अपने चेन ऑफ कमांड, मतलब जो उनके सुपीरियर है, उनके ऑर्डर्स को मानता है और उनके ऑर्डर के लिमिट में रह के सारा काम करने की कोशिश करता है। दोनों ही अपनी अपनी जगह ठीक है, लेकिन जो डैनियल्स का तरीका है वो कहीं आगे नहीं ले जा पाता उन्हें। लेकिन जो मैकनॉल्टी का तरीका है वो हमें दिखाता है कि कैसे हम सिस्टम को यूज कर सकते हैं, उसको झुका सकते हैं अपने लिए लीगली, और हम अपने केस तक पहुंच सकते हैं और हम कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। और बिल्कुल इसके ऑपोजिट एक चीज और दिखाई गई है कि अगर हम सिस्टम में ही थोड़े दिन रुक जाए और थोड़े दिन सर्वाइव कर ले और हम अच्छे रास्ते पे चले तो भी हम आगे निकल सकते हैं। जैसे कि जो इस शो के जो फनी कैरेक्टर्स हैं कार्वर और हर्क, वो दो बिल्कुल प्राइम एग्जाम्पल है। जो पहले सीजन में तो ऐसे लोग होते हैं जो जैसे रेड वगैरह हो तो वहां से कुछ पैसे अपने लिए उठा लेते हैं या फिर कुछ चीजों को गायब कर लेते हैं और अपने लिए रख लेते हैं। लेकिन वो चीजें दोनों ही इन सब चीजों में फंस जाते हैं। लेकिन उन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि उनमें से एक सीखता है कि अगर मैं डिपार्टमेंट में सही रास्ते पे चलूं और ईमानदारी से काम करूं तो मैं बहुत आगे तक जा सकता हूं। लेकिन वहीं दूसरा बंदा सीखता है कि अगर ऐसे ही मैं शॉर्टकट लेता जाऊं तो मैं भी बहुत आगे तक जा सकता हूं। जब हम आगे इस शो को देखते हैं सीजन 2, सीजन 3, सीजन 4 में, तब हमें पता लगता है जो बंदा सोच रहा था कि मैं शॉर्टकट लूं और ऐसे ही काम करते जाऊं और पैसा बनाऊं, वो इस पूरे डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट में कहीं आगे नहीं पहुंच पाता, बल्कि वो और ज्यादा फंसता ही चला जाता है और एक टाइम पे तो उसको पुलिस डिपार्टमेंट से निकाल भी दिया जाता है। वहीं जो ये चीज सीखता है कि अगर मैं मेहनत से और मैं चेन ऑफ कमांड को मानूं और बिल्कुल ओबीडियंट रहूं काम के उस पे, तो शो के एंड होने तक, मतलब सीजन 5 के एंड होने तक वो बहुत ही हाई पोस्ट पे पहुंच चुका होता है। तो ये हर्क और कार्वर का कैरेक्टर बिल्कुल ऑपोजिट है मैकनॉल्टी और डैनियल के कैरेक्टर से। ये दोनों एक अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेस को शो करता है जब आप अलग अलग स्टेप्स उठाते हैं एक सिस्टम में रह के। द वायर के हर एक सीजन में एक पर्टिकुलर इशू को उठाया गया है जो मेन स्टोरी लाइन है उसके पैरेलल चलती है और लास्ट में जाके सब कुछ एकदम इंटरलिंक हो जाता है और बिल्कुल सारी चीज़ एकदम सम अप हो जाती है, ऐसा दिखाया जाता है। जैसे कि फर्स्ट सीजन में हमें दिखाया जाता है कि कैसे ड्रग्स को बेचा जा रहा है और कैसे हर कॉर्नर पे, बॉल्टिमोर सिटी के कॉर्नर पे कैसे ये चीज़ों को बेचा जाता है और कैसे इनको कंट्रोल किया जा रहा है।
और पुलिस से बचने के क्या क्या तरीके होते हैं, ये सब दिखाया गया फर्स्ट सीजन। सेकंड सीजन की बात की जाए तो हमें दिखाया गया कि जैसे जो शिपमेंट डॉक्स वगैरह होते हैं वहाँ पे किस तरह की करप्शन चलती है, वहाँ पे कैसे इलीगल एक्टिविटी को बढ़ावा दिया जा रहा है, कैसे हमें शिपमेंट को गायब किया जाता है और किसी को पता भी नहीं लगता और वो बिल्कुल लीगल लगता है। सारी चीजें हमें सेकंड सीजन में देखने को मिलती है। सीजन 3 में हमें दिखाया जाता है कि एक काउंसिलमैन जो चाहता है कि ये सिस्टम बदले और वो इस सिस्टम को बदलने के लिए बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट करता है कमिश्नर से, डेप्यूटी से कि आप मेरी मदद कीजिए, मैं आपको चेन ऑफ कमांड मानने की कोई जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट मुझे रिपोर्ट कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। पर वो सब इतने ज़्यादा करप्ट होते हैं, वो इतने ज़्यादा गेम में मिल चुके होते हैं कि वो सब उसे मना कर देते हैं। तो काउंसिलमैन कैसे अपने हाथ में सब कुछ लेता है और वो इलेक्शन लड़ने चला जाता है और चीज़ें दिखाई गई हैं। जैसे कि एक बंदा है जो बहुत सालों बाद, बहुत साल जेल में रहने के बाद जो वापस आया है, उसकी लाइफस्टाइल दिखाई जाती है, वो कैसे एडजस्ट करने में डिफिकल्टी फेस करता है नॉर्मल लाइफस्टाइल को। वो देखता है आसपास 14-15 साल बाद की चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। जो पहले चीज़ थी, जो पहले गेम के रूल थे, गेम से मैं मतलब जो ड्रग जो बेचा जाता था, जो गैंगस्टर्स के रूल थे, वो कितने चेंज हो गए हैं। लॉयल्टी थी वो जा चुकी है, कोई लॉयल्टी नहीं बची है। तो ये सारी चीज़ें वो फेस करता है और वो देखता है कि वो नए लाइफस्टाइल को कैसे अपनाए, नई चीज़ों को कैसे सीखे। तो ये जो डिफिकल्टी और रियलिस्टिक चीज़ें दिखाई गई है शो में, ये सारी चीज़ें शो को बहुत ही ज़्यादा औसम बनाती है। बात है सीजन 4 के बारे में। सीजन 4 में हमें दिखाया गया कि कैसे एजुकेशन सिस्टम जो है वो क्वालिटी एजुकेशन के बजाय बिल्कुल ग्रेडिंग पे ज़्यादा ध्यान देता है। मतलब किस तरह की चीज़ें करी जाती है टीचर्स द्वारा, सिस्टम द्वारा। टीचर्स यहाँ गलत नहीं है, लेकिन जो ऊपर से जो सिस्टम का जो प्रेशर आता है कि सारा फोकस लगाया जाए पेपर्स पे, सारा फोकस लगाया जाए स्कोर पे, सारा फोकस लगाया जाए जो स्टैट्स को हाई रखने में, वो सारी चीज़ें दिखाई गई है कि सिस्टम कैसे जिम्मेदार है क्वालिटी एजुकेशन के लिए। मतलब किस तरह से ये क्वालिटी एजुकेशन डिक्लाइन हो रही है। और जो जैसे हम गवर्नमेंट स्कूल का हाल देख सकते हैं, जो उस तरह की चीज़ें जहाँ पे बच्चे कंट्रोल में नहीं आते हैं, बच्चे बहुत ही ज़्यादा हाइपर या फिर मान लो साइकोलॉजिकली उनका बिहेवियर अलग है, उनको कैसे कंट्रोल किया जाए, उन्हें कैसे चीज़ें सिखाई जाए, ये सारी चीज़ें हमें और कैसे वहाँ पे एक प्रोग्राम बिल्ड किया जाता है बच्चों के लिए, तो क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है। ये सारी चीज़ें हमें बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाई जाती है। सीजन 3 में एक और बहुत ही औसम चीज़ दिखाई गई जो हम सब सोचते हैं कि अगर हम बुरे लोगों से दोस्ती कर ले और उन्हें बोले कि आप अपनी जो भी हरकतें हैं, अपने जो कारनामे हैं, वो कहीं एक पर्टिकुलर जगह पे करें जहाँ पे सारे बुरे लोग हैं, तो किसी अच्छे लोगों को, किसी भी अच्छे पर्सन को कोई तकलीफ नहीं होगी उससे, तो ऐसा करने से सबकी भलाई हो जाएगी। तो ये सब तो आपने सोचा ही होगा। तो इसी चीज़ को एक ऑफिसर करके दिखाता है, जो लास्ट में उसका सीन क्या होता है वो आपको सीजन 3 देख के पता लगेगा। मतलब बहुत ही एपिक है सीजन 3, मतलब मेरा तो वन ऑफ द फेवरेट सीजन है सीजन 3। इतने अच्छे तरीके से दिखाया गया प्लॉट को कि कैसे एक ऑफिसर, मतलब एक हाई लेवल ऑफिसर जब ये चीज़ करके दिखाता है लोगों को, वो क्राइम रेट जो डिक्लाइन जो दिखाता है अपने उससे भी ज़्यादा हायर जो ऑफिसर होते हैं, डेप्यूटी कमिश्नर हो गए, तो हैरान रह जाते हैं उसने करा गया। जब सबको लास्ट में पता लगता है तो वो कोई भी उसके तरीके को रिस्पेक्ट नहीं करता। उसने जो सिस्टम को बदलना चाहा, उसने जो पूरा जो इंतजाम किया था, वो सब उसे बिल्कुल इलीगल घोषित कर देते हैं और उसको सस्पेंड कर देते हैं। तो ये सब आप देख सकते हैं किस तरह का गेम चल रहा है सिस्टम में, पॉलिटिक्स में, पॉलिटिशियंस में, जज में, लॉयर में, सब कैसे मिले हुए और ये कैसे एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं, कैसे डेली लाइफ पर्सन इन सब में रिश्ता है, ये सब आपको देखने को मिलता है सीजन 3 में, सीजन 4 में। ये सब बहुत अच्छी तरह आप देख सकते हैं। अब बताते हैं सीजन 5 में हमें दिखाया जाता है कि कैसे जब ऊपर से गवर्नमेंट से जब पुलिस ऑफिसर्स को पैसा नहीं मिल रहा होता, लेकिन तब भी जो केसेस जो चल रहे होते हैं पुलिस के पास, जो केसेस वो हैंडल कर रहे होते हैं, वो उसको उन सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए उन्हें पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब इक्विपमेंट के लिए हो गया या पेट्रोलिंग के लिए कार्स हो गई, उन सब चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा पैसे और इक्विपमेंट की ज़रूरत है। लेकिन वो सारी सपोर्ट नहीं मिलने की वजह से कैसे कुछ डिटेक्टिव सिस्टम को अपने हिसाब से झुका देते हैं और एक केस को सॉल्व करने के लिए सबका ध्यान किसी और केस पे मोड़ देते हैं, एक बिल्कुल फॉल्स केस पे, जो बिल्कुल केस एग्जिस्ट ही नहीं करता, उस पे मोड़ दिया जाता है। सीजन 5 में हमें दिखाया जाता है कि जो एक न्यूज़ एजेंसी होती है वो कैसे लॉयल एम्प्लॉय को दूसरी जगह ट्रांसफर कर देती है और वहीं जो बिल्कुल फ्रॉड न्यूज़ लेकर आता है, जो बिल्कुल एक कहानी बना के सबके लिए पेश करता है, उसको कैसे रखा जाता है और उसको प्राइजेस दिए जाते हैं। ये सब कुछ हमें बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया। अगर हम बात कर ले कैरेक्टर्स की, तो इनमें से एक और कैरेक्टर निकल के आता है, वो है लेस्टर फ्रीमैन, जिनका कैरेक्टर सबसिक्वेंट जो सीजन्स है उनमें बहुत ही अच्छा और बहुत ही मेजर रोल निभाया उन्होंने। लेस्टर फ्रीमैन बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट और एक्सपीरियंस डिटेक्टिव होते हैं, जो बिल्कुल दिमाग से सोचते हैं और वो एक्शन लेते हैं जो बिल्कुल लेना नेसेसरी है, और वही सारा वायर टैपिंग का जो चल रहा होता है वो सब कुछ वही हैंडल करते हैं। और बाकी बात कर ली जाए इंटरेस्टिंग कैरेक्टर जो इस शो में है, टॉमी कार्केटी, जो इनिशियली तो एक काउंसिलमैन होता है गवर्नमेंट में, लेकिन वो चाहता है कि इस पूरे
बॉल्टिमोर सिटी से ड्रग्स और ये जो गरीबी या फिर जो भी क्राइम वगैरह हो रहा है उन सबको कम करने, उन सबको नीचे करने में, उन सबको खत्म करने में विश्वास रखता है। और वो सोचता है कि मैं अगर कमिश्नर इन सबसे बात करूं और वो मेरे को डायरेक्ट रिपोर्ट करे ना कि मेयर को, तो हम मिलके शायद कुछ कम कर सकते हैं क्राइम रेट्स को और कुछ बदलाव ला सकते हैं बॉल्टिमोर में। लेकिन ऐसा नहीं होता, कोई उसकी बात नहीं मानता। वो फिर फैसला करता है कि अगर कैसा होगा कि अगर वो खुद मेयर बन जाए बॉल्टिमोर सिटी का। तो और हम देखते हैं कि कुछ टाइम बाद जिस मेयर को वो हराता है और वो बोलता है कि ये मेयर कितना करप्ट है या फिर वो मेयर इतना अच्छा काम नहीं कर रहा है, सारे सर्कमस्टेंसेस उसे भी उसी तरह का मेयर बना देते हैं लास्ट। जो कर तो अच्छा काम रहा है लेकिन वो इफेक्टिव नहीं है इतना, वो ज्यादा लोगों के पास पहुंच नहीं रहा, वो ना ही पुलिस की मदद कर रहा है ना वो किसी और की मदद कर रहा है। मतलब वो करना तो अच्छा काम चाहता था और वो शुरू भी इसलिए हुआ था कि वो अच्छा काम करे, लेकिन मतलब वो इतना इफेक्टिव साबित नहीं हो पा रहा जितना उसने वादे किए थे इलेक्शन के दौरान। तो यही होता है सारे पॉलिटिशियंस के साथ। शो हद से ज्यादा रियलिस्टिक बनाया गया है। शो में जो डायलॉग बोले गए हैं वो बिल्कुल स्ट्रीट लेवल डायलॉग है, जो अमेरिकन स्ट्रीट्स में जो स्ट्रीट लेवल जो ड्रग डीलर वगैरह जो बोलते हैं उसी तरह से सीरीज में बोला गया है और ये बिल्कुल स्ट्रीट लेवल लुक देता है सीरीज को। पूरे शो में कहीं पे भी जितने भी आपको म्यूजिक सुनाई देता है वो सब आपको किसी एक्सटर्नल म्यूजिक सोर्स से सुनाई देगा, जैसे कोई रेडियो हो गया चाहे या फिर कोई अनाउंसमेंट हो गया या कुछ और हो गया, बस। उसके अलावा आपको कहीं पे भी बैकग्राउंड म्यूजिक देखने को नहीं मिलेगा। शो की खास बात ये है कि इसमें जितने भी कैरेक्टर दिखाए गए हैं उन सब का कहीं ना कहीं यूज है। ऐसा नहीं है कि कोई कैरेक्टर पीछे छूट गया हो। जितने भी कैरेक्टर इस शो में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं उसका कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस होता ही है, चाहे वो इस सीजन में हो या बाद के सीजन में। कैसे ना कैसे करके इस सीजन कैरेक्टर्स को कनेक्ट करने में जो प्लॉट मदद करता है वो बहुत ही ज्यादा औसम है। मतलब प्लॉट इस तरह से बनाया जाता है कि कैसे ना कैसे करके कैरेक्टर इंटरलिंक हो जाए। ये भी एक प्लस पॉइंट है इस सीरीज का कि इसमें बिना वजह किसी को दिखाया नहीं जाता। जहाँ एक तरफ पुलिस को हर ज्यादा सीरीज में अच्छा दिखाया जाता है, बिल्कुल हीरोइक दिखाया जाता है, इस सीरीज में बिल्कुल इन डेप्थ दिखाया गया है कि पुलिस के साथ भी कैसी कैसी चीज, डिटेक्टिव्स हो गए, पुलिस हो गए, जो होमिसाइड हो गया, उनके साथ क्या क्या होता है, उन्हें चेन ऑफ कमांड को फेस करना पड़ता है। हायर जो ऑफिसर है उनके नीचे रह के काम करना होता है, उन्हें इंडिपेंडेंस नहीं होती किसी भी एक्शन को लेने के लिए। तो ये सारी चीजें इस सीरीज में बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाई गई है। इस सीरीज की जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो है टाइम, और इस सीरीज की जो वीक पॉइंट है वो भी है टाइम। अब आप पूछेंगे कैसे, तो सीरीज में बहुत ही ज्यादा टाइम देने की वजह से हर एक कैरेक्टर के बारे में हमें डिटेल में पता लगता है और हर एक सिचुएशन को हम बहुत ही डेप्थ में जाके जान सकते हैं। लेकिन यही चीज इस सीरीज के लिए एक वीक पॉइंट बन जाता है। सीरीज इतनी ज्यादा स्लो चलती है, इतनी ज्यादा स्लो चलती है कि कोई कॉमन आदमी जो बहुत ही ज्यादा कॉप वर्सेस मॉब चीजों में या बहुत ही फाइटिंग या बहुत ही एक्शन या क्राइम वगैरह चीजें जो देखता आया, वो अगर ये सीरीज देख ले तो वो तो फर्स्ट सीजन भी नहीं देखेगा। वो बोलेगा इससे ज्यादा बोरिंग चीज मैंने देखी ही नहीं है। कई पर्सनल एक्सपीरियंस है, उस पे ये शो बना है। डेविड सिमन, एड बर्न्स होमिसाइड में डिटेक्टिव भी रह चुके हैं 10 साल तक, तो उन दोनों का कंबाइंड एफर्ट है ये शो। और ये शो भाई बहुत ही तगड़े तरीके से रियलिटी दिखाता है लोगों को। अगर ये सीरीज इतनी अच्छी है, इतनी ज़्यादा अच्छी है, तो अब तक लोगों ने इसे क्यों नहीं देखा? तो भाई सिंपल सा आंसर ये है कि ये सीरीज कहीं टाइम में खोसा गया था। मतलब इस सीरीज की वैल्यू तब नहीं करी गई थी उतनी, या उस टाइम उन लोगों को इतना अच्छा नहीं लगा था ये शो, लेकिन बाद में टाइम के साथ साथ इसकी वैल्यू बढ़ती चली गई और आज ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट शो में से एक गिना जाता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि शॉशैंक पहले जब रिलीज हुई थी वो एक फ्लॉप थी, लेकिन अब अगर आप IMDb पे जाके देखेंगे तो वो टॉप में है, टॉप मतलब फर्स्ट पोजीशन होल्ड करती है हाईएस्ट रेटेड मूवीज में। तो वैसा ही कुछ ये सीरीज भी है जिसे इनिशियली तो ज्यादा रेटिंग नहीं मिली थी, ज्यादा लोगों को अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन अभी मतलब टाइम स्पैन के बाद इस टीवी सीरीज को देखने का नजरिया सबका बदला है और बहुत ही ज्यादा आइकॉनिक माना जाता है इस टीवी सीरीज को। ऐसी अच्छी चीजों को एक्सप्लोर करें, ना ही ऐसी चीज़ों को जो हाइप में है, जैसे मनी हाइस्ट जैसी चीज़ें हो गई, जो ये चीज़ें हाइप में है उसे देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप जब तक अच्छी चीज़ें नहीं देखेंगे तब तक आप कुछ भी अच्छी चीज़ों को जज कैसे कर पाएंगे कि अच्छी चीज़ें हैं क्या और बुरी क्या है। तो यही वो गोल्ड है जो आपको मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप देखें और ऐसे शोज और देखें, खासकर HBO के शोज। भाई HBO जो है ना वो एकदम टीवी का नेटफ्लिक्स कह सकते हैं आप उसे, टीवी का नेटफ्लिक्स। वो इतने ज़्यादा तगड़े क्वालिटी शोज बनाता है ना कि क्या बताऊँ मैं आपको। सारे शो HBO के सारे शोज देखने चाहिए, जैसे कि सोप्रानोस हो गया, गेम ऑफ थ्रोन्स हो गया। सारे शोज इतने ज़्यादा ज़बरदस्त है ना कि आपको एक बार तो ये सारे शोज देखने ही चाहिए। और HBO की खास बात ये है कि पूरे वो एक घंटे के होते हैं, तो वो सारे टाइम को कंज्यूम करते हैं और एकदम तगड़ा सा प्लॉट बनाते हैं और एक कैरेक्टर बिल्डिंग करते हैं। बहुत ही अच्छी अच्छी डिटेल्स मिलती है कैरेक्टर डेवलपमेंट के दौरान, तो वो भी बहुत ही अच्छी बात है HBO की।
क्वालिटी कंटेंट देखना चाहते हैं जो, या फिर जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं समझ चुका हूँ कि आप बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट देखने वाले में से हैं और आपने तभी ये वीडियो को क्लिक किया है और आप तभी अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हाँ, ये क्वालिटी कंटेंट है। बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना होगा। लेकिन जब आप 5 सीजन देख लेंगे तब आपको लगेगा कि हाँ, ये वर्थ इट था सीजन। तो IMDb पे इसकी रेटिंग है वो है 9.3 आउट ऑफ 10। तो अगर आप ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट की तलाश में हैं तो ये शो आपके लिए ही बना है और आपको ये शो 100% देखना चाहिए। द वायर अपने आप में एक बहुत बड़ी और लंबी सीरीज है और इसके जो कैरेक्टर है उनका डेप्थ एनालिसिस करना एक वीडियो में तो पॉसिबल नहीं है। मुझे हर एक कैरेक्टर पे एक वीडियो बनानी पड़ जाएगी क्योंकि हर एक कैरेक्टर कुछ ना कुछ सिग्निफाई करता है और उसका कुछ ना कुछ रोल है सिस्टम में और वो कुछ ना कुछ दिखाता है व्यूअर्स को कि क्या होगा। तो ये अपने आप में एक वास्ट टॉपिक है, तो एक वीडियो में सब कुछ सम अप करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी पे वीडियो बनाऊं तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो भाई बस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरे रिव्यूज अच्छे लगे हों और मेरा काम अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना और अपने क्वालिटी दोस्तों को और जो चीज़ें बहुत ही अच्छी चीज़ें देखते हैं या बिल्कुल क्वालिटी चीज़ देखने में भरोसा करते हैं, जो हाइप पे नहीं पड़ते, उन सब के साथ आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। और नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस सीरीज या किस मूवी पे चाहिए। तो भाई बस इस वीडियो में बस इतना ही। मैं हूँ आपका दोस्त लेमन और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।